Hello and welcome back. In our previous video, we discussed up to MCQ number 40. आज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41. सो हमारे इस वीडियो में जो है हम 40 से लेकर 60 MCQ तक जो है डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 20 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जो है कवर करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें पूछा गया है इन ए प्रिस्क्रिप्शन द एब्रीवेशन PC स्टैंड्स फॉर. ठीक है, यानी जो प्रिस्क्रिप्शन में हम एब्रीवेशंस यूज़ करते हैं उसमें जो PC है उसका क्या मतलब है, वो क्या स्टैंड करता है. ठीक है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जैसे हम PC यूज़ करते हैं, AC यूज़ करते हैं, ठीक है, BID यूज़ करते हैं, TID यूज़ करते हैं. सो इन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए. सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि PC. ठीक है, सो PC का मतलब होता है पोस्ट सीबम. ठीक है, पोस्ट सीबम. और AC का मतलब होता है एंटी सीबम. ठीक है, यानी यहाँ पर जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो रहेगा आफ्टर मील. ठीक है, यानी PC यानी पोस्ट सीबम यानी आफ्टर मील, और एंटी सीबम का मतलब होता है बिफोर मील. ठीक है, सो AC यहाँ पर आएगा और PC यहाँ पर आएगा. हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन B. ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर बेड टाइम एक ऑप्शन है जिसका मतलब होता है BT, जिसे हम बेड टाइम कह सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हम एक ऑल्टरनेट टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम HS कहते हैं. HS का मतलब होता है ऑरोसोमनी यानी बेड टाइम. और ये एवरी मॉर्निंग, ये भी एक जो है हम प्रिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं. सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन B. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दैट इज़ यहाँ पर असर्शन और रीज़न आपको दिया गया है. फर्स्टली अगर हम देखें जो असर्शन है, असर्शन में बोला गया है विटामिन K इज़ एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ वारफेरिन ओवरडोज. फिर यहाँ पर रीज़न है. ठीक है, रीज़न में बताया गया है विटामिन K प्रमोटर्स द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक दीज. सो अब हम देखेंगे यहाँ पर जो असर्शन है इसमें कहा गया है विटामिन K इज़ एडमिनिस्टर्ड इन केस ऑफ वारफेरिन ओवरडोज, यानी असर्शन जो है ये ट्रू है. उसके बाद इसमें पूछा गया है विटामिन K प्रमोटर्स द सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. सो ये भी ट्रू है. ठीक है, सो ये भी ट्रू है. तो यहाँ पर बोथ A एंड R आर ट्रू. ठीक है, फ़िलहाल हम ये देखेंगे. ऑप्शन C और ऑप्शन D जो है इसमें आंसर नहीं रहेगा. अब हमें इन ऑप्शन A और ऑप्शन B में देखना है. यहाँ पर जो विटामिन K जो है हमने लिखा है कि ये प्रमोट करता है सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. ये यहाँ पर हमारे असर्शन का जो है रीज़न बन जाता है, या हम कह सकते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन बन जाती है. क्योंकि जो वारफेरिन ओवरडोज, वारफेरिन एक्ट करेगा जो है कि एंटीकोगुलेंट, बट जो विटामिन K है ये एक्ट करेगा एज कोगुलेंट. सो ये इसकी जो एक्शन है उसको रिवर्स करता है एक प्रकार से. तो ये हमारा यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन बन जाती है. सो आंसर भी जो यहाँ पर है हमारा वो रहेगा ऑप्शन A. ठीक है, ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर, यानी बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को पास करके पहले खुद यहाँ पर आंसर चूज़ कर सकते हैं और वो आप अपनी जगह लिख सकते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं. ठीक है, एंड देन यू कैन चेक द आंसर्स. उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट. इससे पहले भी हमने जो क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमें था ऑयल इन वाटर एग्जांपल. यहाँ पर आपको बताना है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट. तो यहाँ पर जो एग्जांपल है वो रहेगी दैट इज़ ऑप्शन C. ठीक है, वूल फैट जो है ये यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा. बाकी जो इसमें एकेशिया है या ट्राइगाकैंथ है या मिथाइल सेलुलोस है, ये सब आते हैं किसमें, ऑयल इन वाटर में. और वूल फैट जो है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे पूछा गया है
मैच द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, यानी जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स नीचे दिए गए हैं इनको हमें मैच करना है। फर्स्टली यहाँ पर है टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद यहाँ पर है रेजिडुअल वॉल्यूम, उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी एंड देन देयर इज़ अ टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा इस पर, अगर हम इसको चेक करें, जो टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, ये होता है नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। उसके बाद रेजिडुअल वॉल्यूम जो है, रेजिडुअल वॉल्यूम इसका मतलब होता है एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। उसके बाद जो है इसमें दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है मैक्सिमम एयर एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेशन। एंड द लास्ट इसमें जो है दैट इज़ टोटल लंग कैपेसिटी, इसका मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर कंटेन्ड इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन एफर्ट। तो इस हिसाब से जो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 44 का, वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, A2, B3, C1, D4। आप इसको मैच करके देख सकते हैं, तो यही हमारे यहाँ पर जो है राइट आंसर रहेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो फार। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच ट्रे इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीजर इन्वॉल्विंग रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर। ठीक है, सो रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर, ये यहाँ पर याद रखिए, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर को क्या कहते हैं? चलिए बताइए क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर को कहते हैं डैश। ये आप मुझे अब बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है दैट विल बी द ऑप्शन बी, वेरी सिंपल, कॉलीसिस्टेक्टोमी ट्रे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर यहीं पे बन जाता है। जो ट्रे हमें बतानी है, प्रोसीजर क्या है? रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर। रिमूवल ऑफ गॉल ब्लेडर को क्या कहते हैं? कॉलीसिस्टेक्टोमी। ठीक है, सो यहाँ पर आपको खुद ही समझ में आ गया होगा, कॉलीसिस्टेक्टोमी कर रहे हैं तो ओबियसली कॉलीसिस्टेक्टोमी ट्रे लगेगी। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्लूकुरोनाइडेशन ऑकर्स इन विच फेज ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म आप लोगों ने पढ़ी होगी। ड्रग मेटाबॉलिज्म में जो है डिफरेंट फेजेस होते हैं, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। ठीक है, सो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ये रिएक्शन है ग्लूकुरोनाइडेशन, ये किस फेज़ में ऑकर होती है। तो हमारा आंसर जो है यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, यानी फेज़ सेकंड। ठीक है, सो जैसे यहाँ पर फेज़ 1 है, फेज़ 1 में क्या होता है, उसमें जैसे रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या हाइड्रोलिसिस, वो रिएक्शंस फेज़ 1 में होती है। और फेज़ सेकंड जो है, इसमें जो रिएक्शंस होती है उन्हें हम जो है कॉन्जुगेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस, और उनमें से जो है मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो है दैट इज़ ग्लूकुरोनाइडेशन। सो ग्लूकुरोनाइडेशन जो है ये फेज़ सेकंड में आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म के, जिसमें जो है एक सेकंड, जिसमें जो है हम ग्लूकुरोनिक एसिड जो है, ग्लूकुरोनिक एसिड जो है ये मोइटी जो है, ये किसके साथ, ड्रग के साथ बाइंड होती है या ऐड होती है, एंड देन इट इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली, ये इंक्रीज करता है वाटर सॉल्युबिलिटी। ये जो ड्रग मेटाबोलाइट होता है उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कराता है, और वो क्या होता है, एक्सक्रीशन में उसको फिर इजी हो जाता है सिंपली। ठीक है, सो ये आपने इन डेप्थ पढ़ा होगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल में इसको जा नहीं सकता, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। सो फेज सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन। अब यहाँ पर भी ये फार्माकोलॉजी, अब यहाँ पर भी ये क्वेश्चन जो है हमारा फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ पर फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में बताया गया है इन ए प्रिस्क्रिप्शन। अब चूँकि जो प्रिस्क्रिप्शन में हमने फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज़ पढ़ी थी, उनमें हमने पढ़ी थी फिज़िकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिक। ठीक है, सो फिज़िकल
इनकम्पेटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी एंड थेराप्यूटिक इनकम्पेटिबिलिटी। यहाँ पर हमें फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी की जो है हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्टली है एसिड बेस रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ यूटिटिक मिक्सचर्स, एवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेशन ड्यू टू केमिकल चेंज। तो आंसर रहेगा हमारा दैट इज ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ यूटिटिक मिक्सचर, जो कि एक फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। अगर हम देखें एसिड बेस रिएक्शन, दिस इज द केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। और प्रेसिपिटेशन ड्यू टू द केमिकल चेंज, ये भी जो है केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूज्ड इन एक्यूट एज़मा या अस्थमा। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस है सॉल्मिटिरॉल, फॉर्मिटिरॉल, सॉल्ब्यूटामॉल, टायोट्रोपियम। ठीक है, टायोट्रोपियम। सो जो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सॉल्ब्यूटामॉल। ऑब्वियसली सॉल्ब्यूटामॉल जो है ये क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है ये। यानी ये जो सॉल्ब्यूटामॉल है ये आता है SABA में, वो आपने पढ़ा होगा। और दूसरा इसमें आता है LABA। ठीक है, अब ये साबा और लाबा क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। साबा होता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्टस और लाबा होता है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्टस। अब जो साबा है इसमें एग्जांपल आती है सॉल्ब्यूटामॉल और जो लाबा है उसमें एग्जांपल आती है सॉल्मिटिरॉल। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए कि जो साबा है या लाबा है ये क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल्स क्या आती है। सो ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड यू शुड नो दिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन एक है दैट इज टायोट्रोपियम। टायोट्रोपियम जो है ये आता है LAMA में। ठीक है, अब लामा क्या होता है LAMA, इसका मतलब होता है लॉन्ग एक्टिंग म्यूस्करेनिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फोरामेन मैग्नम इज द लार्जेस्ट ओपनिंग लोकेटेड इन विच बोन ऑफ द सिकल। यानी एक ओपनिंग जैसे लार्ज, फोरामेन मीन्स लार्ज, मैग्नम मीन्स ओपनिंग, यानी एक लार्ज ओपनिंग जो एक सिकल बोन के अंदर होती है वो कहाँ पर लोकेटेड है। फ्रंटल बोन, सिफिनॉइड बोन, ऑक्सिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है। तो आंसर विल बी आवर दैट इज ऑप्शन सी, ऑक्सिपिटल बोन। ठीक है, ऑक्सिपिटल बोन के अंदर जो है फोरम एंड मैग्नम होता है। अब ये यहाँ से क्या होता है, जो ये ओपनिंग होती है यहाँ पर इस बोन के पास, यहाँ से पास होता है दैट इज जिसे हम मेडुला ओब्लांगेटा कहते हैं। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा यहाँ से पास होता है। ठीक है, एंड दैट एग्जिट्स द सिकल, एंड ये जो ट्रांजिशन है ये फिर मिल जाता है विद स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और यहाँ से ही फिर स्पाइनल कॉर्ड बनता है। फिर आया आपको समझ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रो ड्रग। सो यहाँ पर प्रो ड्रग की एग्जांपल देनी है आपको और इसका सिंपल सा आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, एनलप्रिल। एनलप्रिल जो है ये एक प्रो ड्रग है। अब प्रो ड्रग क्या होता है, प्रो ड्रग सिंपली हम कह सकते हैं इनएक्टिव या लेस एक्टिव फॉर्म में होता है जो फिर आफ्टर मेटाबॉलिज्म एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। पैरासिटामोल, डिजॉक्सिन या पेनिसिलिन जी इसमें नहीं आएगा। सो प्रो ड्रग एनलप्रिल है। या फिर हम आपको और एक एग्जांपल यहाँ पर दे सकते हैं जैसे लीवोडोपा है, वो भी जो है एक प्रो ड्रग है। इसके अलावा प्रो ड्रग्स में और कौन कौन सी एग्जांपल्स आ सकती है ये आप अपनी जगह अपने नोट्स पर जो है लिख सकते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन फर्स्ट एड द रूल ऑफ 9 इज़ यूज्ड टू एस्टिमेट। यानी रूल ऑफ 9 जो है जिसे हम 9% भी कहते हैं वो क्या है। उसका जो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया बर्नड। यानी यहाँ पर जो हम परसेंटेज ऑफ बॉडी सरफेस एरिया
जो बर्न हुई है उसको जो है यहाँ पर एस्टिमेट करते हैं बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ नाइन्स, ठीक है। ये आप इन डिटेल जाके जो है पढ़ सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें हमें असर्शन और रीज़न दिया गया है। असर्शन में आपसे पूछा गया है दैट इज़ tetracyclines are contraindicated in pregnant women and children below 8 years। और यहाँ पर रीज़न है दैट इज़ दे कॉज परमानेंट डिसकलरेशन ऑफ टीथ एंड अफेक्ट द बोन ग्रोथ बाय चीलेटिंग कैल्शियम। तो पहले अगर हम देखें जो असर्शन है इसमें बोला गया है टेट्रासाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी असर्शन बिल्कुल ठीक है। दे कॉज परमानेंट डिसकलरेशन ऑफ टीथ, ये भी ठीक है। तो असर्शन भी ट्रू एंड रीजन भी ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो हमारे ये दो ऑप्शंस यहाँ पर कैंसिल हो गए। अब हमें इन दो ऑप्शंस में से अपने राइट आंसर को चूज़ करना है। अगर हम देखें जो टेट्रासाइक्लिन कंट्राइंडिकेटेड होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज, और इसका जो रीज़न रहता है वो ये रहता है कि ये जो है परमानेंट डिसकलरेशन ऑफ टीथ जो है इसकी वजह से हो सकता है, एंड ये अफेक्ट करता है बोन ग्रोथ बाय चिलेटिंग द कैल्शियम इन दीज, ठीक है। सो यहाँ पर रीज़न भी हमारा इसका करेक्ट रहता है। तो रीज़न भी करेक्ट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। सो आंसर विल बी both A and R are true and R is the correct explanation। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ग्यूडल एयरवे इज़ प्राइमरीली यूज्ड टू, यानी जो ग्यूडल एयरवे होता है वो प्राइमरीली किस लिए हम यूज़ करते हैं। जो ग्यूडल एयरवे है इसे हम OPA भी कहते हैं, दैट इज़ ओरोफेरिंजियल एयरवे, ठीक है, जिसे हम यूज़ करते हैं टू मेंटेन एन ओपन अनऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे इन अनकॉन्शियस पेशेंट्स। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज मेंटेन ए पेटेंट एयरवे बाय प्रिवेंटिंग द टंग फ्रॉम कवरिंग द एपिग्लॉटिस। सो इसे कहते हैं हम ग्यूडल एयरवे, या हम उसे ओरोफेरिंजियल एयरवे भी कहते हैं। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 53 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है विच क्रेनियल नर्व इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, सेंस ऑफ स्मेल। सो सेंस ऑफ स्मेल इट्स रिलेटेड ऑप्शन बी, दैट इज़ ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। सो ओल्फैक्टरी नर्व इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। ऑप्टिक नर्व, ओक्यूलोमोटर नर्व, ट्राइजेमाइनल नर्व, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिक नर्व यानी विजन, ठीक है। ओक्यूलोमोटर नर्व जो है ये आई मूवमेंट में जो है हेल्प करता है, एंड ट्राइजेमाइनल नर्व जो है ये फेशियल सेंसेशन वगैरह जो है उसमें रेस्पॉन्सिबल रहता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी फॉर सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज़ ओल्फैक्टरी नर्व। ये भी आपको पता होना चाहिए, बट बेसिक है बट पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पब्लिक हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड, पब्लिक हेल्थ एंड डिजीज से है, दैट इज़ जो कोल्ड चेन है ये एक सिस्टम है इन पब्लिक हेल्थ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द पोटेंसी ऑफ। यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ वैक्सीन्स। ऑब्वियसली ये आपने पढ़ा होगा कि कोल्ड चेन वगैरह जो है इसमें हम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज़ द प्राइमरी साइट फॉर द एक्शन ऑफ लूप डायूरेटिक्स, यानी जो नेफ्रॉन का जो पार्ट है जो नीचे दिया गया है वो कौन सी साइट है जो एक्ट करती है एज प्राइमरी साइट किन के लिए, लूप डायूरेटिक्स के एक्शन के लिए, ठीक है। अब लूप डायूरेटिक्स में जो एग्जांपल्स है वो क्या क्या आती है, जैसे फ्रोसिमाइड है, टॉर्सिमाइड है, ये आपने पढ़े होंगे। अब जो यहाँ पर हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, ठीक है, जिसे हम TLC भी कहते हैं, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। सो ये यहाँ पर जो है हमारा आंसर रहेगा। जो लूप डायूरेटिक्स होते हैं वो इसी पे एक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ जो स्टैंडर्ड ऑटोक्लेविंग होती है जिसमें
15 PSI 120 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ करते हैं वो इन इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट, यानी वो इन इफेक्टिव रहता है अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, वेजिटेटिव बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रायॉन्स, फंगई। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रायॉन्स जो है या प्रायोन्स कह सकते हैं या प्रायॉन्स कह सकते हैं, ये जो है ये इन इफेक्टिव होते हैं अगेंस्ट द स्टैंडर्ड ऑटोक्लेविंग मेथड। यहाँ पर जो है ये अगर हम इसका टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो तब जाके ये इफ़ेक्टिव रहते हैं, बट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर दे आर इनइफेक्टिव, यानी इन्हें कुछ नहीं होता है। बाकी वेजिटेटिव बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी उनका तो पता ही है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ इन हॉस्पिटल इनवार्ड रजिस्टर, जिसे स्टॉक बुक भी कहते हैं, मेंटेनेंस इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, सिंपल सा आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ द फार्मासिस्ट या स्टोर कीपर। ठीक है, ये आपने रिकॉर्ड कीपिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ मैच द इनकम्पैटिबिलिटी टाइप। ये हमने अभी एक ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया था जिसमें हमने फिजिकल, केमिकल और थेरेप्यूटिक के बारे में बात की थी। सो यहाँ पर थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी और केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी जो है दी गई है आपको ऑप्शंस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्टली, अगर हम फिज़िकल की बात करें तो केमिकल यहाँ पर सी, यहाँ पर सिंपल सा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये आएगा केमिकल में। फिज़िकल में आएगा लिक्विफिकेशन ऑफ पाउडरस यूटिक्टिक। ठीक है, और थेरेप्यूटिक में आएगा साइनर्जिज्म या एंटागोनिज्म। सिंपल सा यहाँ पर इसका आंसर बनेगा। सो A2 B1 C3। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, सो इसके साथ जो है क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें पूछा गया है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से जो है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए दैट इज़ हाइपरकैलेमिया। ठीक है, अब हाइपरकैलेमिया जो है दिस इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। इसमें क्या होता है, जो डिजॉक्सिन है इसका क्या रोल है, डिजॉक्सिन जो है ये इनहिबिट करता है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप को, जिसकी वजह से सेल जो है, सेल के बाहर जो है पोटेशियम लेवल बढ़ जाती है, सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल के बाहर। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। ठीक है, सो ये इस डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में देखने को मिल सकता है हमें। So with this we have completed 60 multiple choice questions from this paper series. अब इसके आगे जो है हम 60 से लेकर 80 के जो 20 MCQs है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। So see you in the next video.